विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आज आपको उसी फिजिक्स के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को द एंड करने वाला हूँ, जिसमें कुछ टॉपिक बच गए हैं। हालांकि एक कुछ टॉपिक और कुछ सिद्ध करने वाला फार्मूला भी बचा हुआ है, जिसको सिद्ध करने वाले फार्मूला को मैं किसी विशेष दिन लगभग जब हमें होगा लगेगा कि बता देना चाहिए, अब तब मैं आपको बता देता हूँ। अब बर्तन का चैप्टर जब खत्म हो जाएगा अगला चैप्टर, तब उसके बाद मैं उसको सिद्ध करके बता दूंगा। बाकी अभी जो दो चार नहीं, तीन लगभग टॉपिक मेरे ख्याल से बचा हुआ है, उसको मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। तो आशा करते हैं कि आप लोग पीछे का सभी लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे और उसको अपने स्मरण में रख लिए होंगे। सो चलते हैं आज के इस नए लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ स्थितियों में बिंब से प्रतिबिंब की रचना के बारे में बताऊंगा। इससे पहले लेक्चर में मैंने अवतल दर्पण से संबंधित बताया था, जिसमें मैंने अवतल दर्पण से संबंधित कुल 6 स्थितियां बताया था। जहां पे मैं आपको बताया था कि यहाँ अगर अवतल दर्पण में इन 6 स्थितियों में प्रतिबिंब को रखा जाए, बिंब को रखा जाए यानी वस्तु को रखा जाए, तब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसा होगा। इन सभी चीजों के बारे में मैं पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। तो इस लेक्चर में मैं उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा और अब तक उत्तल दर्पण के संदर्भ में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्थिति पहले के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जिसमें इससे पहले मैंने अवतल दर्पण में बताया था कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। और उसका आकार कैसा होता है? आकार बहुत छोटा होता है, बिंदु आकार का होता है, लेकिन उसकी प्रकृति जो होती है वास्तविक और उल्टा होता है। वही चीज को हम उत्तल दर्पण में करने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण में यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, उत्तल दर्पण में यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी और उस प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो चलिए मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर हो, सॉरी उत्तल दर्पण में, यहां लिख लीजिएगा, जब उत्तल दर्पण में, जब उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, हाँ लिख लीजिएगा ये चीज आप लोग। जब उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखा हो, यहाँ पे कहा गया है कि जब वस्तु को हम उत्तल दर्पण में अनंत पर रखते हैं, अनंत कहने का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। ठीक है, मतलब कुछ इन्फिनिटिव दूरियां, मतलब कहीं भी हम किसी आसमान में कहीं पर भी, या फिर कहीं इन्फिनिटिव दूरियां पर यदि किसी वस्तु को हम रख दे रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब हमेशा किस पे बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। अवतल दर्पण में भी मैं आपको चर्चा कर दिया हूं कि प्रतिबिंब जब बिंब को जब अनंत पे रखा गया था, तो उसका प्रतिबिंब किस पर बनेगा? मुख्य फोकस पर। उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण भी, दोनों में मुख्य फोकस पर ही बनेगा, लेकिन दोनों में प्रतिबिंब की प्रकृति में अंतर आ जाएगा। अवतल दर्पण में मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब को अनंत पे रखा जाता है, तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होता है, और उसका आकार होता है बिंदु आकार का होता है, यानी बहुत छोटा होता है। लेकिन इसमें सब कुछ सेम है, यानी सब कुछ सेम कहने का मतलब है कि उत्तल दर्पण में यदि हम बिंब को अनंत पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा और बिंदु आकार का ही होगा, यानी छोटा ही होगा। लेकिन लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल दर्पण में आभासी या काल्पनिक बहुत सीधा हो जाएगा। मैंने आपको चर्चा किया हूँ कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा प्रकार का होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस चीज को आप लोग समझ पाइएगा। और ये जो डायग्राम है, आप लोग इस डायग्राम से समझ गए होंगे कि ये कौन सा दर्पण है, क्योंकि मैं आपको भली भांति पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि दर्पण को हम कैसे पहचाने। दर्पण को आप यूं पहचान सकते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में मैंने परिभाषा लिखाया था कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। उभरा हुआ कहने का मतलब कि
कोई चीज जो है अपने जैसे ये चीज ये सीधा है, इसको हम ऐसे करके यदि मोड़ दे तो इधर क्या हो जाएगा, उभरा हुआ हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, उभरा हुआ हो जाएगा। देखिए इधर ये उभरा हुआ है, इधर इधर ऐसे करके, ये ऐसे करके इधर मुड़ा हुआ है और इधर उभरा हुआ है, इधर धसा हुआ है, ये धसा हुआ है और ये उभरा हुआ है। देखिए उसका पॉलिश सतह है, ये धसा हुआ है, ठीक है, और परावर्तक सतह उभरा हुआ है। इधर का हो गया परावर्तक सतह, इधर का धसा हुआ पॉलिश किया हुआ सतह होता है। तो ये दर्पण से आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का इमेज मैंने बता दिया, जिसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया। तो आशा करते हैं कि ये इमेज को भी आप समझे होंगे, और इसको हम कहीं अनंत पर यहाँ वस्तु को रख देते हैं, उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा। किरणें जो उससे निकल के टकरा करके जहाँ पे टकराएगी, कहाँ पे टकराएगी, आपस में काटेगी, कहाँ पे, मुख्य फोकस पर, इसलिए मुख्य फोकस पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन आप समझ गए होंगे, फर्स्ट स्थिति समझ गए होंगे जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा गया। अब मैं दूसरे स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तब तक आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं स्थिति 2 का बात करूंगा, यानी दूसरे कंडीशन का बात करूंगा, जब वस्तु को हम अनंत के अलावे कहीं दूसरी जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो जब वस्तु को, देखिए अब इस चीज को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि स्थिति 2 में क्या लिखा हुआ है। जब उत्तल दर्पण में वस्तु दर्पण के सामने कहने का मतलब है कि इधर रखा जाए, ठीक है। दर्पण के सामने मतलब इधर रखा जाए, ठीक है। अगर दर्पण के सामने रखा जाए, दर्पण इधर से हुआ, इधर पॉलिश सतह हो गया, दर्पण के सामने या दर्पण के ध्रुव व अनंत के बीच रखा हो, दर्पण के ध्रुव व अनंत के बीच रखा हो, कहने का मतलब है दर्पण का ध्रुव हो गया और अनंत में कहीं पर भी रखा हुआ हो सामने में, ठीक है, लेकिन दर्पण के सामने होना चाहिए, ठीक है। तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तब उस कंडीशन में तब प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ये हो गया मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, यहीं पर कहीं पर, यदि इधर हम ध्रुव प्रतिबिंब रखे इसके सामने में, दर्पण के सामने में, तो प्रतिबिंब ये मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। और उसका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति होगा आभासी व सीधा। आभासी प्रतिबिंब को ही हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है, जो मिलता हुआ प्रतीत होता है। इस चीज को आप लोग पिछले परिभाषा में पढ़े होंगे, पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे, ठीक है। वास्तविक रूप से नहीं मिलता है बल्कि मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब, और हम प्रतिबिंब के आकार के बारे में चर्चा करें तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें हैं समझने वाला, लेकिन क्या है कि अभी आपके पास समय कम है, और इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से ये प्रतिबिंब रचना करके भी बता सकता था, लेकिन आप लोग को मैं क्रैश कोर्स के टाइप में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा नहीं ध्यान देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें आपके अभी एग्जामिनेशन के लिए सही नहीं है, ठीक है। वो फाउंडेशन के लिए सही है, इसलिए मैं वो चीज़ें छोड़ दिया हूँ, सिर्फ दर्पण का रचना कर देता हूँ और उसको बतला देता हूँ कि ये चीज़ें हम इस स्थिति पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रकृति कैसा होगा और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीजें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए और कुछ इससे संबंधित फैक्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को मैं बतला दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये चीजें आप लोग आसानी से बना सके। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जिसको कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पणों के द्वारा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। गोलीय लेंसों के द्वारा, आगे मैं आपको गोलीय लेंस के बारे में चर्चा करूंगा अब बर्तन के चैप्टर में, जस्ट ये टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसका चर्चा मैं अगले चैप्टर से कल जब स्टार्ट कर दूंगा तब करूंगा, ठीक है। तो गोलीय लेंसों के द्वारा प्रकाश का बर्तन से संबंधित सूत्रों में विभिन्न दूरियों को ज्ञात करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है,
यानी दर्पण और लेंस से संबंधित जो सूत्र आते हैं उनमें दूरियों को मापने के लिए, जैसे बिंब की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, ऊपर नीचे एक्स अक्ष के समानांतर हो गया, वाई अक्ष के समानांतर हो गया, एक्स अक्ष के लंबवत हो गया, विभिन्न प्रकार की दूरियां होती है जो मापनी पड़ती है। उन्हीं दूरियों को मापने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, चिन्ह दो ही प्रकार का होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है, धनात्मक चिन्ह होता है। जिस ऋणात्मक चिन्ह या धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसी हम चिन्ह को क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको जस्ट अगले स्लाइड में बता रहा हूं, तब तक आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, हालांकि ये चीज आपको अभी नहीं उतारना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट होते हैं जिनको हमें अपने इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर की कैलकुलेशन को समझने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसी को मैं लिखा रहा हूँ, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वे सवाल सॉल्व हो सके। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से और गोलीय लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकते थे, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। और लेंस का पूछेगा तो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। चिन्ह परिपाटी में आपको लेंस में पूछे या दर्पण में, दोनों को कंप्रेस करके मैं दोनों को एक में कनेक्ट करके एक दूसरे से मैं इसी में पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से और गोलीय लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। आप लोग ध्रुव के बारे में जानते होंगे, दर्पण के ध्रुव के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, तो आशा करते हैं कि आप लोग उस चीज को याद रखे होंगे। जो दर्पण में ध्रुव होता है सेम वही चीजें होता है लेंस में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, यानी लेंस के ध्रुव को ही हम लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट हो गया ये। और दूसरा फैक्ट हो गया, लेंस या दर्पण में वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। यानी दर्पण में या लेंस में वस्तु को सदैव किस ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, बाईं ओर रखा जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चिन्ह परिपाटी से संबंधित अगले फैक्ट के बारे में बतलाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं तीसरे फैक्ट के बारे में चर्चा करता हूं कि दर्पण या लेंस में, मैंने आगे आपको बताया हूं लेंस पढ़ाऊंगा प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर में, लेकिन लेंस और दर्पण से संबंधित कुछ फैक्ट समान है जिसको मैं एक साथ बतला दे रहा हूं ताकि आप लोग के लिए भी याद करने के दृष्टिकोण से काफी सहूलियत रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं दर्पण और लेंस दोनों का मर्ज करके ये टॉपिक पढ़ा दिया हूं ताकि लेंस में ये टॉपिक हमको पढ़ाना ना पड़े। ठीक है, तो दर्पण या लेंस से संबंधित बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जिसका चर्चा मैंने कर चुका हूं। ठीक है, तो दर्पण या लेंस से बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक, दर्पण या लेंस से बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि मैंने चर्चा किया है पिछले जस्ट फैक्ट में कि दर्पण या लेंस में जो है बिंब को सदैव बाईं ओर रखा जाता है, दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। जैसे ये रहा हमारा कौन सा दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का बाईं ओर ये हो गया और उत्तल दर्पण का बाईं ओर ये हो गया। देखिए यहाँ पे ये जो है आप लोग निर्देशांक ज्यामिति यानी क्वाड्रेट ज्योमेट्री के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में बताया जाता होगा। ठीक है, तो ये एक एक्स अक्ष है मान लीजिए, और एक्स अक्ष कितने प्रकार, दो प्रकार के एक होते हैं, निगेटिव एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष होता है। ये हो गया ध्रुव से इधर का हो गया पॉजिटिव एक्स अक्ष, ये ध्रुव उत्तल दर्पण में ध्रुव से इधर का हो गया निगेटिव एक्स अक्ष। देखिए उत्तल दर्पण में और ये हो गया अवतल दर्पण, दोनों में हम दर्पण के बाईं ओर को बिंब रखेंगे। ये हो गया इधर उत्तल दर्पण के बाईं ओर, ये हो गया अवतल दर्पण का बाईं ओर। अब देखिए इसका बाईं ओर ये ऋणात्मक एक्स अक्ष हो गया, ये भी हो गया ऋणात्मक एक्स अक्ष हो गया, और ये धनात्मक एक्स अक्ष हो गया, ये धनात्मक एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये ऋणात्मक एक्स अक्ष के कारण ही लेंस या दर्पण से बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि बिंब को हम इधर ही रखते हैं, बाईं ओर ही रखते हैं। ठीक है, इसलिए बिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वह प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। ये अवतल दर्पण रहा। अवतल दर्पण में अधिकांश प्रतिबिंब कैसा बनता है, अधिकांश प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से इधर ही बनता है, इधर ही बनता है, इसलिए अधिकांश प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, इधर अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। ठीक है,
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है, क्योंकि मैंने चर्चा किया है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि इसमें दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब इधर, तो ये हो गया एक्स अक्ष पॉजिटिव हो गया, इसलिए जो है प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोग समझ गए होंगे। और चौथा फैक्ट के बारे में चर्चा करता हूँ कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए ये रहा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, ये रहा देखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, उत्तल दर्पण ये रहा सॉरी अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए ये ऋणात्मक है ना, यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया, इधर हो गया एक्स अक्ष निगेटिव में, इधर एक्स अक्ष पॉजिटिव में हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष निगेटिव हो गया, इसका ध्रुव ये है, इसका सॉरी फोकस दूरी ये है, फोकस ये है, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ के बीच होगा, इसलिए ये जब निगेटिव एक्स अक्ष पे है, इसका दूरी भी क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए कहा जाता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वहीं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक क्यों होती है, क्योंकि ये रहा एक्स अक्ष उत्तल दर्पण रहा, और इसका उत्तल दर्पण का ये रहा ध्रुव, और ध्रुव के बीच से जो रेखा गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, जिसे मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है। मुख अक्ष में ये हो गया पॉजिटिव मुख अक्ष, ये हो गया निगेटिव मुख अक्ष। तो देखिए क्या होता है कि इसका फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण में ये इधर रहता है, किधर रहता है, इधर रहता है, फोकस दूरी सॉरी फोकस बिंदु इधर रहता है, इसलिए फोकस दूरी भी इधर रहेगा। और ये कौन सा अक्ष हो गया, ये पॉजिटिव एक्स अक्ष हो गया, पॉजिटिव एक्स अक्ष होने के कारण ही उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो चिन्ह परिपाटी में आपको यही सारे फैक्ट के बारे में चर्चा करनी थी, जो मैंने कर दिया है। और आगे मैं आपको अब आवर्धन के बारे में चर्चा करूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिए तब तक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है, जिसका नाम है आवर्धन, जिसे हम रैखिक आवर्धन भी कहते हैं, ठीक है। तो आवर्धन क्या होता है या रेखीय आवर्धन क्या होता है, इस चीज के बारे में आप लोग पहले इसकी परिभाषा के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब लेंस से भी बनते हैं और दर्पण से भी बनते हैं, ठीक है। तो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वह उसके सामने रखे बिंब या वस्तु की ऊंचाइयों के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन में हम बिंब और प्रतिबिंब के ऊंचाइयों के अनुपात के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर अनुपात में रखते हैं और बिंब की ऊंचाई को नीचे रखते हैं, इसलिए आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ठीक है। ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा आवर्धन क्या होता है, तो ये परिभाषा लिख करके और ये सूत्र को आप लिख लीजिएगा, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। यहाँ पर मैंने लिया है, यदि आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई स्मॉल एच हो और वस्तु की ऊंचाई कैपिटल एच हो, तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु बिंब की ऊंचाई। ये चीजें आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर के क्वेश्चन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक नोट्स है, एक फैक्ट है जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण हो गया, वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब मैं आवर्धन से संबंधित एक फैक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं नोट्स के रूप में लिखा दिया हूँ। चूंकि मुख अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक व नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है, ये चीजें आप लोग जानते होंगे। ये हो गया आपका मुख अक्ष, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख अक्ष, इसके ऊपर की दूरियां वाय यदि अक्ष की ओर देखें तो ये धनात्मक होती है और नीचे ऋणात्मक होती है। मुख अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक हो जाएगी और नीचे की दूरियां क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसलिए इसलिए ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। सीधे या काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। सीधे या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होगा, सीधे या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान सदैव धनात्मक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो इस फैक्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। वास्तविक
सॉरी, वास्तविक या उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये नीचे की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। और नीचे की ओर की कौन सा ये अक्ष है, वाई डैश अक्ष है जो माइनस में होता है। इसलिए वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होगा और सीधे या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होगा। क्योंकि सीधा प्रतिबिंब अगर इधर प्रतिबिंब को रखा गया है सीधा में, तो इधर ही बनेगा सीधा में, या इधर ही सीधा बनेगा। ठीक है, ऊपर की ओर ही उसका दूरी रहेगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, और नीचे में वाई डैश अक्ष के समानांतर होगा। किसके लिए, उल्टा प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए ये फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। ये बस इसका कॉन्सेप्ट है और ये मेन फैक्ट है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, और आप लोग अच्छे से पढ़िए और बार बार चीज़ों का रिवीजन कीजिए, ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन में वो चीज़ें काम आ जाए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, आज इस क्लास में प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर को मैं ज्वाइन कर दिया हूँ। इससे संबंधित कुछ सूत्र बचे हुए हैं जिसको मैं आगे कभी सिद्ध करवा दूंगा आपको। ठीक है, तब तक इसको आप लोग इसको पकड़ बना लीजिए। अगले मैं कल प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को शुरू कर दूंगा। ठीक है, वो चैप्टर छोटा ही है, उसको मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद।